नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 5 अक्टूबर 2024 और 5 अक्टूबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस क्लास के अंदर डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप चाहे कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स जीके या करंट में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाना है तो ये अपनी क्लास उसके लिए रामबाण साबित होगी। प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आपको हम क्लास देते नहीं है। बस आप ही हो जो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, तो जैसे ही आपका मैसेज आएगा आपके पास करंट अफेयर की पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण कहां पर किया गया? कल ही भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया था केरल के अंदर। कहां पर? केरल के अंदर भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह सुपर कैपेसिटर क्या होता है। सुपर कैपेसिटर को अपन अल्ट्रा कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर होता है जिसका काम क्या करता है, तो ये ऊर्जा का संग्रहण करता है। सुपर कैपेसिटर जो होता है वो ऊर्जा का संग्रहण करता है और इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है, ये बहुत ही तेजी से तो चार्ज होता है और उतनी ही तेजी के साथ डिस्चार्ज होता है। तो सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है जिसका काम होता है ऊर्जा का भंडारण करना और ये बहुत ही तीव्र गति से चार्ज और डिस्चार्ज होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि जो सुपर कैपेसिटर होता है वो बैटरी से बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है, यानी बैटरी से भी अधिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है सुपर कैपेसिटर। ये चीजें तो आपने अच्छे से जान ली। अब सर ये केरल के अंदर हुआ था, केरल में कहां पर हुआ था ये? तो केरल के अंदर आपको पता होना चाहिए जो केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स है, केरल के अंदर केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ही भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र कल स्थापित हुआ था। किसकी मदद से हुआ था? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, इसरो की मदद से इसको लगाया गया था। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको केरल के अंदर लगाया गया था सुपर कैपेसिटर संयंत्र को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर 42 करोड़ रुपए का खर्च होगा। खर्च कितना होगा? 42 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अच्छा सर, 42 करोड़ रुपए के खर्च में ये क्या करेंगे? तो ये प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर बनाएंगे। कितने? 2000 प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर बनाने का काम करेंगे। 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसरो इसमें मदद कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसमें मदद करेगा। केरल के अंदर ये लग रहा है। सुपर कैपेसिटर क्या होता है मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट में जो पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बन सकता है करंट के अंदर कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कितने रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो 1000 करोड़ रुपए। कितने? सरकार इन दिनों एक योजना बना रही है जिसके अंदर वो 1000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में खर्च करने की योजना बनाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। तो अपन ने भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र के बारे में जाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अब बात हुई है यहाँ पर इसरो की, तो इसरो का स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है? अभी वर्तमान के अंदर एक एग्जाम हुआ था अभी 5-7 दिन पहले राजस्थान में, सीटी ग्रेजुएशन का पेपर होता है, उसकी सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन भी, और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले तो इसरो की फुल फॉर्म मैंने 3 बार बता दी, आपको पता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है सर, इसरो की स्थापना होगी, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया था? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया था। ये बेंगलुरु कर्नाटक है जहां पर इसका मुख्यालय रखा गया था। और ये काम क्या करता है सर? इसरो 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की, लेकिन ये काम क्या करता है? तो ये जो भारत की अंतरिक्ष तकनीक है उसको विकसित करने का काम करता है इसरो, और जो विभिन्न अंतरिक्ष मिशन होते हैं उसके अंदर मदद करता है इसरो। ठीक है, इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी तो जो सीटी का पेपर होता है उसके अंदर तो ये पूछा था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। काम क्या करता है? भारत की अंतरिक्ष तकनीक को विकसित करने का काम करता है, और जो विभिन्न अंतरिक्ष के अंदर मिशन जाते हैं उनका संचालन करता है इसरो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसरो का पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो 1975 के अंदर। कब? 1975 के अंदर।
1975 के अंदर जो पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा है, और आर्यभट्ट उसका नाम था। क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह जो था वो इसरो का पहला उपग्रह था जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चीज तो आ गई। करंट में एक चीज और पूछी जा सकती है कि वर्तमान के अंदर जो इसरो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है डॉक्टर श्रीधर पणिकर सोमनाथ, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एस सोमनाथ। हर जगह आपको एस सोमनाथ ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और एस सोमनाथ का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर श्रीधर पणिकर सोमनाथ, और एस सोमनाथ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वैसे तो एस है, लेकिन एक और भी साइलेंट रख देते हैं अपन। तो एस सोमनाथ है, वो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम आया था, बिहार के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक कौन है? तो आपसे भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई जो हैं वो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक माने जाते हैं। तो ये थी सारी चीजें। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र इसरो की मदद से, इसरो के बारे में मैंने सारी चीजें बताई, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अपन कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है केवल अपन यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं और अपना एक टाइम पास करके चले जाते हैं। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट पढ़ेंगे, वो क्वालिटी के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आपको कोई भी अलग से पेमेंट नहीं करना है। आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एडीबी ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? कल ही किया है। जो एडीबी है उसने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए 162 मिलियन पैसों का फंड स्वीकृत किया है। कितने? 162 मिलियन रुपए देगी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए। देगी कौन? एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 162 मिलियन रुपए देगी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 162 मिलियन का ऋण देंगी एडीबी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को। क्या करेगा उससे? हिमाचल अपने जो भी पर्यटन स्थल है उनको सुधारेगा, वहां पर जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। ठीक है, ये चीजें थी। अब अपन बात करते हैं एडीबी क्या है, ये एडीबी पैसे क्यों दे रही है, एडीबी है कौन? तो एडीबी की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बैंक 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। मनीला, फिलीपींस के अंदर एडीबी का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश है उनको आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पैसे प्रोवाइड करवाती है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस किस को? एक तो जो एशिया हो गया, और एक जो प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश है इनको एडीबी पैसे देती है। 19 दिसंबर 1966 को मनीला, फिलीपींस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में एडीबी के सदस्य देश कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 68 देश हैं, 68 देश, 68 कंट्रीज हैं जो कि अभी एडीबी की सदस्य हैं, जिसके अंदर 68 के अंदर भी जो 49 कंट्री है वो एशिया की है। 49 कंट्रीज तो एशिया की हैं, और 19 ऐसी कंट्रीज हैं जो गैर एशियाई हैं। तो 49 एशिया के और 19 गैर एशियाई सदस्य हैं एडीबी के। ठीक है, सदस्य देश है, टोटल 68 देश है। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर करंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ये अपनी एडीबी है, जो एडीबी है उसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है मासांतुंगु अस्कावा। ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, नाम अजीबोगरीब है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसका नाम ये है मासातसुगु, मासातसुगु अस्कावा। ये भी वर्तमान में एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ये चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है। एक एक चीज, ये स्टैटिक्स में ऐसे ही करंट अफेयर को पढ़ने का अपना मकसद केवल ये नहीं होता है कि डेली का अपन करंट अफेयर पढ़ लेंगे, क्योंकि आप डेली के अगर आधे घंटे की क्लास लोगे, एग्जाम तक आप पता नहीं कितनी क्लासें ले लोगे, उनका रिवीजन करोगे, तो उसका केवल मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं 5, 7, 10 क्वेश्चन जो भी करंट के आए वो मैं
सही करके आ जाऊं। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कम से कम मैं उस क्लास से 30 से 40 क्वेश्चन निकाल लूं, जो भी स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन वहां पढ़ाए जा रहे हैं उनको मैं याद कर लूं। एडीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना मनीला फिलीपींस के अंदर हुई थी। इसके अंदर टोटल 48 देश है, जिसके अंदर 49 एशिया के देश है, 19 गैर एशियाई देश है। वर्तमान के अंदर मासास्तुगु अस्कामा है, वो एडीबी के अध्यक्ष है। तो ये सारी चीजें आपको एडीबी को लेकर याद करनी है। और एडीबी ने अभी हाल ही में क्या इनिशिएटिव लिया है, तो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने किस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी एक ये समझौता हुआ था, कल ही ये समझौता हुआ था। किन किन के मध्य ये समझौता हुआ था, तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 देशों के मध्य समझौता हुआ था। और ये विद्युत व्यापार समझौता था। तो ये त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता था। इस व्यापार समझौते के 3 शर्तें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इस समझौते के अंदर 3 शर्तें रखी गई थी और तीनों शर्तों को मानने के बाद ये समझौता फाइनली हुआ था। ये विद्युत व्यापार समझौता है, तो यानी कहीं ना कहीं विद्युत को लेकर ही समझौते हुए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। किन किन देशों के मध्य वे हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। सबसे पहले तो इन 3 कंट्रीज के नाम याद रखना जरूरी, यानी क्वेश्चन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर समझौते के तहत पहली शर्त तो ये रखी गई कि नेपाल भारत के ग्रिड से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगी। यानी जो नेपाल है वो बांग्लादेश को जो भी 40 मेगावाट ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है उसका निर्यात करती हैं, लेकिन वो भारत की ग्रिड से जाएगी कहाँ से, भारत की ग्रिड से जाएगी। ठीक है, तो नेपाल भारत के ग्रिड से बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली सप्लाई करेगा। ठीक है, बिजली का निर्यात करेगा। पहली शर्त तो इसके अंदर ये रखी गई थी। दूसरी शर्त क्या रखी गई थी कि जो नेपाल के बिजली है वो बांग्लादेश पहुंचने से पहले 400 किलोवाट दालकेबर मुजफ्फरनगर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके माध्यम से भारत में प्रभावित होगी। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये रखी गई थी कि नेपाल जो बांग्लादेश को 40 मेगावाट देता है वो भारत के ग्रिड से जाएगी। दूसरी शर्त इसके अंदर क्या रखी गई थी कि जो नेपाल की बिजली है वो बांग्लादेश पहुंचने से पहले 400 किलोवाट है वो दालकेबर जो मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन है भारत के अंदर उससे प्रभावित होगी। ठीक है, दो समझौते ये हो गए। तीसरा इसके अंदर समझौता क्या रखा गया कि इस समझौते के तहत जो समकोशी तीसरी जल विद्युत परियोजना थी ना समकोशी की, उसको विकसित करने के लिए एक नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन का अध्ययन करने की योजना भी इसके अंदर शामिल है। तो ये त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता था जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के मध्य गठित हुआ था। अब इसमें स्टैटिक्स क्या बनता है, समझौता क्या था, किन किन देशों के मध्य हुआ था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है कि भाई ये जब ये समझौता हुआ है तो इस समझौते में भारत, नेपाल और बांग्लादेश है। भारत आप जानते हो एशिया के अंदर अपना देश है, भारत जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर है, और अभी अगर जनगणना करवा ली जाए तो चीन कहीं आसपास भी नहीं होगा। ठीक है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये चीज़ें आप जानते हो। अब आप नेपाल के बारे में ये चीज़ें नहीं जानते हो, जानना जरूरी है क्योंकि करंट के अंदर नेपाल का ये सवाल बनता है। तो नेपाल के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, नेपाल है वो कहाँ पर है, दक्षिण एशिया के अंदर है, भारत के पास में ही तो है। भारत और चीन का जो तिब्बत वाला स्थान है उनके बीच के अंदर है भारत है, एक तरफ चीन का तिब्बत वाला स्थान है, उनके बीच के अंदर नेपाल है। नेपाल दक्षिण एशिया के अंदर स्थित है, आपको अच्छे से पता है। नेपाल की राजधानी कई बार पूछ ली जाती है काठमांडू। काठमांडू जो है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है वर्तमान के अंदर, वर्तमान में काठमांडू है। नेपाल की जनसंख्या कितनी है अगर पूछ ले तो आप बता देना, 30 मिलियन है। 30 मिलियन नेपाल की वर्तमान के अंदर जनसंख्या है। और यहाँ पर आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर नेपाली बोली जाती है। क्या बोली जाती है, नेपाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। काठमांडू राजधानी है, 30 मिलियन के लगभग जनसंख्या है, नेपाली यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है। दक्षिण एशिया के अंदर भारत और चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है। इसके अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली। ठीक है, खड़ग प्रसाद शर्मा जिसको ओली के नाम से भी जाना जाता है, केपी शर्मा ओली हैं, वो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामचंद्र पौडेल हैं, वो नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो केपी शर्मा ओली हैं, और यहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में नेपाली को बोला जाता है। जनसंख्या 30 मिलियन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल दक्षिण एशिया के अंदर भारत और चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है। नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ये था। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश कहाँ पर स्थित है और बांग्लादेश के लिए क्या है।
आपको पता होना चाहिए दक्षिण एशिया के अंदर ही बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश है वो चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है, और एक तरफ से उसके अंदर जो पूर्व की सीमा है बांग्लादेश की वो थोड़ी सी म्यांमार से लगती है, बाकी चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। और ढाका ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ही ढाका है, और बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बांग्लादेश की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो 170 मिलियन 170 मिलियन बांग्लादेश की जनसंख्या है। और ये जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कुछ बड़े देशों में इसका नाम भी शुमार है बांग्लादेश का, ये चीज भी आप ध्यान रखना है। आधिकारिक भाषा बांग्ला है, यहाँ पर आधिकारिक भाषा कौन सी है, बांग्ला। जैसे नेपाल में नेपाली थी, यहाँ पर बांग्ला यहाँ की आधिकारिक भाषा है। वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान के अंदर बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। तो ये बांग्लादेश और नेपाल को लेकर स्टैटिक्स जी के पढ़ लिया, और ये जो त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता हुआ था इसके बारे में अपन ने अच्छे से जानकारी ले ली। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलेस्टर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने की पहल किस राज्य ने शुरू की है। जो बोलेस्टर सर्वाइकल कैंसर है उससे उन्मूलन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने पहल शुरू की है। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लेना। मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ये बोलेस्टर सर्वाइकल कैंसर है उससे उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक नई पहल की शुरुआत की है। देखिए आप जब तक मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए ना, 1 सेकंड आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिए। देखिए जो कर्नाटक राज्य सरकार है, कर्नाटक राज्य सरकार ने बोलेस्टर सर्वाइकल कैंसर से उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, और इस पहल का नाम क्या रखा गया है, कर्नाटक आंदोलन। क्या रखा गया है, कर्नाटक आंदोलन। कर्नाटक आंदोलन के नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार अकेली प्रयास करेगी, कौन कौन इसमें प्रयास कर रहा है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है एक तो कर्नाटक का, और एक ECHO इंडिया और स्वास्थ्य सेवा भागीदार होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ECHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है कर्नाटक का, ये दोनों मिलकर कर्नाटक आंदोलन चलाएगी। इस पहल का उद्देश्य क्या रहेगा, जो ये सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है, उसकी जांच करना है और उसका उपचार करना है। तो ठीक है, इसका उद्देश्य रोकथाम, निदान और उपचार, ये काम कर्नाटक आंदोलन के तहत करेगी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ECHO मिलकर, ठीक है। ये तो थी करंट को लेकर चीजें। अब ये होती क्या है, सर्वाइकल कैंसर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें साइंस में पूछी जा सकती है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं एक बार सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर क्या होती है, जो गर्भाशय की गिरवा होती है, सर्वाइकल कैंसर उसके अंदर होता है। जो गर्भाशय की गिरवा पर जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, ठीक है। जो सर्विक्स जहाँ पर विकसित होता है ना, ठीक है, गर्भाशय की गिरवा जहाँ पर विकसित होती है ना, वहाँ पर ये कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, यानी ये लड़कियों में होगा। पहली चीज तो महिलाओं में होगा, लड़कियों में होगा। इसका मुख्य कारण क्या है, मानव के अंदर एक पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक है, जिसको HPV संक्रमण बोलते हैं। HPV संक्रमण किसकी वजह से होता है, पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और ये पेपिलोमा वायरस ही मुख्यतः इस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। और ये सर्वाइकल कैंसर कहाँ पर होता है, तो ये सर्विक्स पे होता है। सर्विक्स किसको बोलते हैं, जो गर्भाशय की गिरवा होती है उसको सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पर ये HPV संक्रमण होता है जो कि पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वायरस कौन सा आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा संक्रमण है, तो ये है पेपिलोमा का संक्रमण। पेपिलोमा जो वायरस है उसका HPV संक्रमण साइंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण तो ये हो गया। इसके अलावा भी सर ये कैंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आजकल पता होना चाहिए, आजकल के युवाओं में एक धूम्रपान की बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है, यानी अच्छी तरीके से चल रहा है, बाकी ट्रेंड बहुत ही गलत है, ठीक है। कि वो टसन दिखाने के चक्कर में फू 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 वो फैक्ट्री चल रही है ना, उसकी वजह से भी होता है। लड़कियां धूम्रपान की वजह से,
जितनी भी मेरी बहनें देख रही है, धूम्रपान की वजह से भी सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि बहुत ही एक घातक बीमारी होती है, ठीक है। किसी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अगर कमजोर है, इसके अलावा लंबे समय तक अगर कोई गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर होने के 3 मुख्य कारण क्या बताएं? धूम्रपान, कमजोर प्रतिरक्षा, लगातार गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग, और जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है वो क्या है? वो है पेपिलोमा वायरस, जो HPV है उसका संक्रमण। तो ये तो इस सर्वाइकल कैंसर के होने का मुख्य कारण है। अब बात करते हैं कारण है सर, अगर ये हो गया तो इसका पता कैसे चलेगा? किसी भी बीमारी का पता लगाने को अपन थोड़ा हिंदी की भाषा में बोलते हैं निदान करना, उसका पता लगाना, जिसको अपन जांच भी बोलते हैं। निदान केंद्र होते हैं अलग अलग जगह, जांच के केंद्र होते हैं, ठीक है। तो ये पेप स्मीयर टेस्ट होता है, इसके लिए क्या होता है? पेप स्मीयर टेस्ट। एक तो पेप स्मीयर टेस्ट की सहायता से इसका निर्धारण किया जाता है, इसका निदान किया जाता है। ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जो ये पेपिलोमा वायरस होता है, HPV होता है, उसके संक्रमण का पता लगाया जाता है, ठीक है। जो गिरवा की कोशिका होती है आगे की उसकी जांच करके, ठीक है। एक इसके अंदर निदान के लिए HPV टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? HPV टेस्ट, HPV टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा बायोप्सी की जाती है। आपको पता है कैंसर के अंदर बायोप्सी होती है, एक बायोप्सी टेस्ट होती है जो कैंसर की टेस्ट होता है। उसके अंदर बायोप्सी में तो आपको मैं जनरली बता देता हूँ, चाहे बायोप्सी कोई सी भी, उसके अंदर क्या होता है? जिस अंग के अंदर जो अंग आपको लगता है कैंसर से संक्रमित है, उसमें से किसी एक टुकड़े को काट लिया जाता है, छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया जाता है और उससे ये जांच की जाती है, तो उसको तो बायोप्सी बोलते हैं। एक HPV टेस्ट किया जाता है जिसमें HPV के संक्रमण को देखा जाता है, और एक पेप स्मीयर टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पेप स्मीयर टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है साइंस के 4th के अंदर, ठीक है। तो ये है सर्वाइकल कैंसर के निदान है। तो सर इसका उपचार क्या है? वैसे तो देखो, कैंसर कोई सी भी हो, उसका कोई भी परमानेंट उपचार नहीं होता है, दवाई ही उपचार है। बाकी इसमें लक्षण क्या होते हैं? जब ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो इसका लक्षण क्या है? इसके कुछ एक प्रमुख लक्षण है जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है या हो सकती है। लक्षणों की बात करें तो अगर किसी को गर्भ धारण हो रहा है, उस स्थिति में बार बार उसको अलग अलग तरह की परेशानियां हो रही है, तो हो सकता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो। इसके अलावा पेल्विक में दर्द होना। पेल्विक क्या होती है आप जानते हो? पेल्विक है जो कूल्हे की हड्डी को पेल्विक बोन बोला जाता है, पेल्विक एक हड्डी होती है, उस पेल्विक में दर्द होता है। इसके अलावा जो असामान्य, ठीक है, अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, तो उससे पता लगता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। लेकिन जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, उसके होने के कई कारण हैं, केवल एक ही कारण नहीं है, लेकिन इस जो सर्वाइकल कैंसर है उसके अंदर भी यही लक्षण आते हैं। तो आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। आप एक समाज के सभ्य नागरिक हो, आप समाज के पढ़े लिखे नागरिक हो। हर चीज़ को छुपाया नहीं जाता है, कुछ चीज़ों पर खुल के बात करना भी अच्छा होता है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जहाँ पर जिस मुद्दे पे खुल के बात करनी चाहिए, जिस चीज़ को अच्छे से समझाना चाहिए, उसको समझाने से कतराती है। बाकी आजकल आपको पता है कैसी कैसी घटनाएं घटित होती है लड़कियों के साथ, गैंगरेप जैसी घटनाएं होती है, वहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कतराते हैं, ठीक है। कहीं ऐसी ऐसी खबरें आती है कि लड़कियों को काट के फ्रीज में फिट कर दिया जाता है। उस चीज़ पे समाज अच्छे से खुल के बात कर सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ों पे नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। बाकी ये सर्वाइकल कैंसर है, उसके लिए उसके उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने पहल शुरू की है, जिसको कर्नाटक आंदोलन बोला जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ECHO इंडिया मिलकर इसको चला रहा है, ठीक है। इसके लिए व्यापक इसकी रोकथाम क्या हो सकती है, इसकी जांच क्या हो सकती है, उसकी उपचार क्या हो सकती है, इसके लिए ये सरकार कार्य करेगी। इसको जो है ये गिरवा की कैंसर होती है, और जो गर्भाशय की गिरवा होती है, सर्विक्स होती है, उसके अंदर ये कैंसर विकसित होती है, ठीक है। इसके कारण मैंने आपको बता दिया था, एक तो मैंने वायरस का नाम बताया था जिसको पेपिलोमा वायरस या HPV संक्रमण बोलते हैं। इसके अलावा धूम्रपान हो गया, कमजोर प्रतिरक्षा होगी, या लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाना हो गया, इसका मुख्य कारण हो गया। इसमें लक्षणों की बात की जाए तो गर्भावस्था में इसमें कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। जो पेल्विक बोन होती है उसके अंदर कई बार दर्द देखा जाता है, और जो अब नॉर्मल है वो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके निदान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पेप स्मीयर टेस्ट है, इसके अलावा HPV संक्रमण का टेस्ट किया जाता है और बायोप्सी की जाती है। तो ये आज का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जिसको अपन डिटेल एनालिसिस के साथ अपन ने समझा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, SCO को बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन, उसकी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक भारत की ओर से कौन शामिल होगा इस बैठक के अंदर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसका इंपॉर्टेंट होने के पीछे एक कारण है। कारण क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर होना है, और पाकिस्तान के अंदर भारत का कोई मंत्री जाएगा तो ऑब्वियसली बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है तो करंट में पूछी जा सकती। एससीओ जो है संघाई सहयोग संगठन है, उसकी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सीएचजी की बैठक है, उसके अंदर भारत की ओर से एस जयशंकर जाएंगे, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। कौन है? भारत के विदेश मंत्री है, एससीओ के अंदर जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर ये बैठक होनी है। कब होनी है? 15 और 16 अक्टूबर को होनी है, यानी आज से 10 दिन बाद में ये बैठक होनी है। पाकिस्तान के अंदर होगी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एससीओ की सीएचजी बैठक होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 9 साल बाद पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। कितने? 9 साल बाद। तो सर 9 साल पहले इतना कौन था कि जो वहां पे गया था? तो 2015 के अंदर आपको पता होना चाहिए, भारत के उस टाइम पे विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज 2015 के अंदर पाकिस्तान दौरे पे गई थी, आपको पता होना चाहिए। और 9 साल बाद में अब जयशंकर जाएंगे एससीओ की सीएचजी बैठक के अंदर, जो कि 15 से 16 अक्टूबर को होनी है। इसके अलावा जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी आखिरी बार 2015 के अंदर लाहौर में पहुंचे थे, इंस्टेंट किसी काम से उनको वहां पर जाना पड़ा था। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में ये चीज़ होगी। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है, वर्बली मैंने आपको बताई है। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ये काउंसिल की मीटिंग होनी है, एससीओ की सीएचजी मीटिंग होनी है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की ये मीटिंग होनी है, 15 और 16 अक्टूबर को होगी। और जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो वहाँ पर जाएंगे। 2015 के अंदर जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, आज से 9 साल पहले गई थी। इसके अलावा 2015 के अंदर लाहौर पाकिस्तान के अंदर एक बार नरेंद्र मोदी जी गए थे। अब ये क्या है? एससीओ क्या है सर? इसके बारे में कुछ हमें बताओ। जो संघाई सहयोग संगठन है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दो। देखो, एक संघाई 5 नाम का एक चीज थी। क्या थी? संघाई 5। संघाई 5 क्या था? तो संघाई 5 जो था वो जून 2001 के अंदर विस्तारित होता है। अच्छा, जून 2001 के अंदर जो संघाई 5 था, यानी संघाई के 5 देश इसके अंदर थे, और 2001 के बाद में इसका विस्तार कर दिया गया। वैसे जो संघाई 5 है वो 1996 में बना था, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बहुत पहले की चीज़ है। 1996 के अंदर संघाई 5 बना था, और जून 2001 के अंदर जो संघाई 5 था उसका विस्तार किया गया था। ठीक है, पहले इसके अंदर जो संघाई 5 थे, इसके अंदर 5 देश कौन कौन से थे याद रखने हैं। संघाई 5 जो 1996 में बना था, 1996 में जो संघाई 5 था उसके 5 देश आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और चीन। ठीक है, ये 5 देश संघाई 5 के अंदर थे जो 1996 में बनी थी। उसके बाद के अंदर इसके अंदर विस्तार किया गया 2001 के अंदर, और इसके अंदर टोटल 8 देश कर दिए गए: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो ये अभी वर्तमान के अंदर इस एससीओ के सदस्य देश है। अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, इसके बारे में भी लोग बोलेंगे कि ये भी है, लेकिन ये एससीओ के परिवेक्षक है। ठीक है, परिवेक्षक है ये, ना कि सदस्य हैं। कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। ठीक है, इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा करना, जो अलग अलग देशों की सीमाएं हैं उनमें जो सैनिक तैनात हो रहे हैं उनकी संख्या में कमी करना, आतंकवाद की चुनौती पर काम करना, यह मुख्यतः एससीओ का काम होता है। एससीओ संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें पहले 5 देश थे। 5 देश कौन कौन से थे? रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान था। उसके बाद में क्या हुआ था? जून 2001 के अंदर इसका विस्तार किया गया, फिर इसको संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। उसके अंदर कजाकिस्तान हो गया, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को जोड़ दिया गया। और इसके अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया जो है इसके पर्यवेक्षक देश हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में बता दी हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 में कौन कौन से हुए थे मुझे आज बताना था, तो आपको बता देता हूं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर हुआ था। क्वाड कहां पर हुआ था? 2024 का अमेरिका में हुआ था, 2025 का भारत में होगा। ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो रूस के अंदर हुआ था। क्वाड अमेरिका में हुआ था, ब्रिक्स रूस के अंदर हुआ था। G20 का सम्मेलन 2024 का कहां पर हुआ था? ब्राजील के अंदर हुआ था। इसके अलावा G7 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? 2024 का इटली में हुआ था। G77 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? कंपाला, युगांडा के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वाड का 2024 का अमेरिका में हुआ था, 2025 का भारत में होगा। ब्रिक्स का 2024 का रूस में हुआ था। G20 का जो शिखर सम्मेलन था वो ब्राजील के अंदर हुआ था। G7 का सम्मेलन इटली के अंदर हुआ था। G77 का शिखर जो सम्मेलन है वो कंपाला, युगांडा के अंदर हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखती हैं। अगले क्वेश्चन पे अब अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? कल केंद्र सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया था, जिसके अंदर मराठी और पाली थी, प्राकृत और असमिया थी और बंगाली। इन 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। अब भारत में टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई है? टोटल इन 5 को देने के बाद 11। 6 पहले से शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने के बाद 11 शास्त्रीय भाषाएं भारत में टोटल हो गई है। तमिल जो थी उसको 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। किसको? तमिल को। विशेष ध्यान रखना है, तमिल पहली भारतीय भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कल 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया, टोटल 11 अभी वर्तमान के अंदर भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना जरूरी है। कितना? 1500 से 2000 ईयर, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी कोई भाषा होगी तभी वो शास्त्रीय भाषा बन सकती है। और जो शास्त्रीय भाषा होगी उसकी जो साहित्यिक परंपरा है वो मौलिक होनी चाहिए। साहित्यिक परंपरा ऐसी नहीं है को कहीं से ली गई हो, अन्य भाषा या समुदाय से कोई भी चीज उसके अंदर जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा वही भाषा होगी जिसका साहित्यिक परंपरा जो होगी वो मौलिक होगी। इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान रखना। अब भारत की 8वीं अनुसूची के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जो शास्त्रीय भाषाएं वो भी 8वीं अनुसूची के अंदर है। 8वीं जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसके अंदर टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है भारत की 8वीं अनुसूची के अंदर। जब भारत का संविधान शुरू हुआ था उस टाइम भारत में केवल 14 भाषाएं ही थी। ठीक है, संवैधानिक भाषाएं कितनी थी? 14। वर्तमान के अंदर 22 है। ठीक है, तो फिर ये कैसे कैसे जुड़ी? सिंधी जो भाषा थी उसको साल 1967 के अंदर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। किसको? सिंधी को। उसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को थी 1992 के अंदर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके अलावा बोडो, डोगरी, मिथिली और जो संथली भाषा है उसको 2004 के अंदर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में 14 थी, बाद में भी वर्तमान में 22 है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आपको क्लास कैसी लगी बताना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी आपको ये कहाँ पर मिलेगी पीडीएफ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।